तो चलते हैं हमारे रूहानी और शिवराज के सफर में। हाय राम, मर गई। माधुरी कमर को पकड़े किचन से चिल्ला पड़ी। दोनों अंदर गए तो देखा माधुरी आटे की बड़ी सी टंकी को सिर पर लुटकाए बैठी हुई थी। आटा उसके बालों में, चेहरे पर, कपड़ों पर सफेद हो गई थी। क्या हुआ? कुछ गिरा का माधवी जी जल्दबाजी में आई थी। रेखा जी का एक पल को दम निकल गया, फिर अचानक हंसी फूट पड़ी। वो मुंह दबाकर हंसने लगी, लेकिन फौरन कंट्रोल कर लिया। वही माधवी जी ने देखा तो उन्हें भी ना जाने हंसी आने लगी थी, जिसे उन्होंने जल्दी से रोका। जयावंती देवी ने आंखें तरेरी और लाठी टेकते हुए बोली, हाय राम, बकलोल हो क्या तुम? ये आटे में काहे नहाई हो? माधुरी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, अम्मा जरा उठाओ ना, कमर टूट गई शायद। तो हम बोले थे क्या यहाँ आने को, ये बहुरिया उठाओ जरा। दोनों। जयवंती देवी होकर कहा, अम्मा जी वो डब्बा फिसल गया, मैं संभालने की कोशिश की और बस। रेखा जी अब हंसी नहीं रोक पाई और खुलकर हंस दी। भाभी आप भी ना। कमर दर्द का ड्रामा करके सबको चिंता में डाला और अब आटे में नहा ली। माधुरी ने होंठ भींचे और चिढ़ते हुए बोली, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें अपनों से बड़ों पर हंसती हो? रेखा जी यह सुन जल्दी से माधवी जी के साथ मिलकर उठाकर बाहर लाई और सोफे पर बैठा दी, लेकिन उनका चीखना चिल्लाना अभी भी हो रहा था। ए रेखवा, एक काम करो, ई को रूम में जरा छोड़ आओ, वरना यहीं चिल्ला चिल्लाकर बवंडर फैला देगी। जयावंती देवी ने चिढ़ते हुए कहा। वही माधुरी कमर मसलते हुए कहा, अम्मा हमने जानबूझकर किया क्या? जानबूझकर थोड़े ना गिराया था। वो डब्बा ऊपर ताख्ती पर न जाने कौन कमबख्त रखा। हम बादाम सोचकर उतार रहे थे, लेकिन ऊ में यह 8वां था। रेखा जी मुंह पर हाथ रखते हुए हंसी रोककर बोली, जी आप भी ना। आटे की टंकी में भला बादाम कैसे आएगा? आपको बादाम चाहिए थे तो आप हमें बता देते। माधवी जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माधुरी जल्दी नहा लो, वरना आटा सूख जाएगा और फिर निकलेगा ही नहीं। हम आपके लिए नई साड़ी भिजवाते हैं। माधुरी उठी तो लंगड़ाते हुए बोली, तुम सब मिलकर मजाक उड़ा रही हो हमारे साथ। देखना अगली बार कोई गिरे तो हम भी हंसेंगे। वो लंगड़ाते हुए वहां से चली गई और उनके जाते ही रेखा जोरों से हंस पड़ी। वहीं माधवी की भी हंसी छूट गई। वहीं जयावंती देवी ने भी होंठ सिकोड़ते हुए मुस्कान छुपाई। इधर ऊपर अपने कमरे में रूहानी अभी भी आईने के सामने खड़ी थी। उसके गालों पर लाली कम नहीं हुई थी। शिवराज की वो मुस्कान, वो छूहन, वो आंखों में डूबी नजरें, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। उसने अपना साड़ी का दुपट्टा संभाला और धीरे से बुदबुदाई, हाय वो दिल्ली जा रहे हैं, 2 दिन कैसे कटेंगे मेरे? फोन तो करेंगे ना? वो बेड पर बैठ गई और थाली की तरफ देखा जो अभी भी वहां रखी थी। शिवराज ने उसे खुद खिलाया था, वो निवाला, वो प्यार भरी नजरें। दिल में एक मीठी सी बेचैनी थी। पहली बार शादी के बाद ऐसा लग रहा था कि घर सच में घर बन रहा है। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। रेखा जी की आवाज आई, रूहानी बेटी नीचे आओ जरा, अम्मा बुला रही हैं। रूहानी जल्दी से उठी, चेहरा ठीक किया और नीचे चली गई। जयावंती देवी सबको निर्देश दे रही थी, अब जल्दी से काम निपटाओ। शिव बिटवा दिल्ली जा रहे हैं, उनका सामान पैक होना चाहिए। रूहानी तुम जाकर देखना क्या रखना है। रूहानी ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन मन में आहत सी हुई। वो ऊपर गई और शिवराज की अलमारी खोली। रूहानी शिवराज की अलमारी के सामने खड़ी थी। बड़े इत्मीनान से उनके 2 दिन के कपड़े चुन रही थी। हर कुर्ता छूते वक्त उसकी उंगलियां रुक जाती, उनकी खुशबू, उनकी गर्माहट जैसे कपड़ों में बसी हो। उसने सावधानी से 2 जोड़ी कुर्ते पायजामा, कुछ अंडरगारमेंट्स और कागजात बैग में रखे। और क्या चाहिए होगा शिव को, हम वो सोचते हुए अलमारी को बड़े ध्यान से देखने लगी। तभी उसे ध्यान आया और वो लजाते हुए उसके पर्सनल कपड़ों को रखने लगी। गाल उसके टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। अगर शिव अब भी उसे देखता तो ना जाने उसके गालों को कितने बार छू लेता। है भगवान, क्यों हो रहा है मुझे ऐसा? आज से पहले कभी नहीं हुआ। वो खुद से ही मुंह फुलाए खुद को दांत हुए कह रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। रूहानी ने बिना मुड़े कहा, आइए ना माँ। दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। तभी उसके कानों में आवाज गई, भाऊजी, सुना भैया दिल्ली जा रहे हैं, सामान पैक कर रही हो? अरे हम ही कर देते हैं, तुम क्यों मेहनत कर रही हो? रूहानी का बदन अचानक सिहर गया।
करण की नजरें हमेशा उसे असहज करती थीं। एक अजीब सी चमक लिए वो उसे निहारता था। वो फौरन मुड़ी तो करण उसके पास खड़ा था। बस इंच की दूरी होगी, वही रूहानी घबराई सी पीछे हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे ने? रूहानी घबराई सी पूछी, लेकिन करण घबराया सा उसे देख बड़े आराम से अपना हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ सके। उससे पहले ही रूहानी उसे हाथ दिखा दी तो करण उसे देखते हुए कहा, हम सोचे आपकी मदद कर देते हैं, ऊ नौकर हमारा रूम साफ कर रहे हैं। रूहानी जल्दी से बैग बंद करने लगी और पीछे हटते हुए बोली, नहीं करण, बस हो गया, आप परेशान ना हो। लेकिन करण ने सुनना नहीं चाहा। वो पास आया, बैग की ओर हाथ बढ़ाया। रूहानी अलमारी से सटी खड़ी थी, पीठ दीवार की ओर। करण ने बैग छूने के बहाने आगे बढ़कर उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की। भौजाई, बैग दे दो ना, हम अच्छे से पैक कर देते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उंगलियां उसके कमर को छूती। उसने जोर से उसका हाथ झटका और खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाई, मुझे छोड़ो करण जी, ये क्या बदतमीजी है। करण एक पल को रुका, फिर उसके होठों पर घिनौनी मुस्कान फैल गई। वो धीरे धीरे हाथ हटाया, लेकिन जाते वक्त रूहानी के काफी करीब रुककर बोला, अरे भौजाई, अभी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपको अच्छे से देखेंगे। कहते हुए उसने अपनी उंगलियां होठों पर फेरते हुए एक घिनौना इशारा किया और हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। रूहानी का बदन कांप रहा था, आंसू आंखों में भर आए। वो फौरन दरवाजे की ओर भागी, जोर से बंद किया, कुंडी लगाई और दरवाजे से पीठ टिकाकर फर्श पर बैठ गई। घुटने सीने से लगाए, दोनों हाथों से मुंह ढाके वो फूट फूट कर रोने लगी। आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंसू बह रहे थे। शिव, शिव, आप कहाँ हैं? प्लीज, प्लीज आ जाइए, वो बस सिसकते हुए खुद से कह रही थी, लेकिन आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। करण का वो स्पर्श, वो नजर, वो धमकी, सब कुछ उसे अंदर तक हिला गया था। कितनी देर तक वो ऐसे ही बैठी रही पता नहीं, सिर्फ शिवराज की याद ही उसे सहारा दे रही थी। नीचे हॉल में जयावंती देवी लाठी टेकते हुए सोफे पर बैठी थी। बहुरिया, ये रूहानी बहुरिया को क्या हुआ? देख रही हो, कब से रूम में गई हुई है, शायद हमार पोता के जाने से दुखी होगी, जयावंती जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। आवाज में अपनापन और चिंता दोनों थी, जिसे उन्होंने सामने आने नहीं दिया। रेखा जी पास बैठी थीं, चाय का प्याला हाथ में लिए। वो मुस्कुराई और बोली, माँ जी, हम बुला लाते हैं, हमारे साथ रहेगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा। कह तो ठीक रही हो, जयावंती देवी ने हंसते हुए आंख मारी। एक काम करना, हम अपने पोता को बोलते हैं कि जाने से पहले ऊ को प्यार करके जाए। रेखा जी का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो पल्लू संभालते हुए शर्माते हुए बोली, का माँ जी, आप भी ना, अब तो शिव की शादी हो गई है और आप ऊ को हर वक्त छेड़ती रहती हैं। जयवंती देवी जोर से हंस पड़ी। अरे, हम हमार पोता को तोहर पति जैसे बनने नहीं देंगे। एक औलाद में ही सारा दम निकल गया उनका। माधवी जी, जो पास ही कुर्सी पर बैठी चुपचाप सुन रही थीं, ये सुनकर हंसने लगीं। रेखा जी ने सिर झुका लिया, गाल और भी सुर्ख हो गए। तभी माधवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ए बड़की बहुरिया, तो हर बेटवा के घर आने का मन है या ऊ नागिन के भीतर ही घुसे रहेंगे? रेखा जी हड़बड़ा गईं और सिर झुकाए बोली, माँ जी, हमार फोन तो उठाते ही नहीं, और इन्हें कहा था तो हम पर ही गुस्सा हो गए थे। जयावंती देवी ने चश्मा ऊपर चढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम अपने जासूस से कह देते हैं, बाकी औलाद तो हमारी नालायक ही रही है। माधवी जी उनके घुटनों के पास बैठ गईं, हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, बस उन्हें वापस कैसे भी ले आइए, हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता। जयावंती देवी ने उनके सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत कर बहुरिया, हमारा पोता भी आएगा और सब ठीक हो जाएगा। इधर रूहानी फर्श पर बैठी सिसकियां ले रही थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे सिर्फ उसकी धड़कनें और सांसों की आवाज गूंज रही थी। करण का वो घिनौना स्पर्श, जिसे सोचकर भी उसे घिन आ रही थी। अचानक बाहर थार की रुकने की जोरदार आवाज आई। रूहानी का दिल एकदम से धड़कना बंद हो चुका था। क्या करेगी आगे रूहानी, और क्या शिवराज जान पाएगा? सच जानने के लिए सुनते रहे मेरे साथ। तो हमारे बिन मन लग गया आप लोगों का एक कमेंट में, आप लोगों के हाथ में दर्द हो जाता। हे ना लीजिए, बड़ा सा चैप्टर लिखकर डाल रही हूं और नेक्स्ट चाहिए तो कमेंट में यस लिखना। कंटिन्यू।